रैपिड फायर का सेशन है मुफ्ती साहब, आमिर भाई, सैम भाई, और इसमें कुछ क्वेश्चंस जो है वो हमने लाइनअप में रखे हुए, स्पीड में जवाब देंगे और सबसे बेस्ट जवाब जो होगा उसको हम ऑडियंस के हवाले करेंगे कि किसने सही जवाब दिया और कितनी तेजी से दिया। और देखिए, मेरा मुकाबला आमिर भाई से न कराएं तो ज्यादा बेहतर है। मैं पहले ही हार तस्लीम करता हूं अपनी। मुफ्ती साहब आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आमिर भाई को फौरन से बैक स्टेज कर दूंगी। चलिए जी। अच्छा, ये तो मुझे एक जोक याद आया कि एक रेस हो रही थी, तो उसमें एक अंग्रेज जो है ना बड़ा मोटा सा एक शेपर्ड टाइगर जो था ना वो बड़ा लेकर आया रेस में दौड़ाने के लिए। अब वो लेकर एक बंदा टाइगर लेकर आया, एक बंदा जो है वो एक कुत्ता लेके आया बड़ा सूखा सा पतला सा। अब वो ये कहे कि मेरा जो टाइगर है वो बार बार हार जाता है और ये जो कुत्ता है ये जीत जाता है, ये क्या चक्कर है, इथोपियन कुत्ता कैसे? तो कहते हैं ये है तो कुत्ता लेकिन इथोपिया का है, ये असल में शेर है, इसको खाना नहीं मिला। तो वो हमने रेस कुछ इस तरह की लगाई हुई है कि कोई मुकाबला ही नहीं बनता। अब आमिर भाई से मुकाबला हम चारों कर ही नहीं सकते। आमिर भाई जो है वो फॉरेन स्पीड में। अब पता नहीं हमारी सिस्टर अलीना ने इथोपिया का कुत्ता किसको बोला है। मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि ये मिसाल ये निकाली इन्होंने कहाँ से, और ये जब ये बयान करी तो मैं उस वक्त सोच में पड़ गया था ये क्या कर रही है। अच्छा नहीं, जोक को जोक समझा करें ना, अपने ऊपर क्यों लेना है हमेशा? हम लोगों ने जोक्स अपने ऊपर क्यों लेने? तो थोड़ी देर पहले आमिर भाई ने एक जोक सुनाया था, उस पर भी हम अपने दिल पर ले गए थे बात को। चलिए रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा रखा ताकि थोड़ा सा आप लोग वार्म अप हो जाएं, और ऑडियंस जो हमारे साथ कमेंट्स में मौजूद है वो भी जवाब अपने दे सकते हैं, मैच कर सकते हैं और अपने पसंदीदा स्पीकर्स की हेल्प भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि आप किस एक्स मुस्लिम से डिबेट करना चाहेंगे? साहिल, सचवाला, आदम सीकर, हारिस सुल्तान? एडम सीकर। मुफ्ती साहब आप? हारिस सुल्तान। हारिस सुल्तान, अच्छा हारिस सुल्तान के पीछे कसर भाई पड़े हुए। सैम भाई आप किससे करना चाहेंगे? साहिल और आदम सीकर। साहिल, अच्छा दो। इस वक्त जो है असल में यानी सच वाला बेचारा यतीम रह गया फिर शुरू से ही। तो मुफ्ती साहब उसको खा पी चुके हैं, मुफ्ती साहब खा पी के डकार भी मार चुके। तो खेल खत्म हो चुका ना, अब उसका क्या। बिल्कुल। ऐसे अच्छा चले, इसमें जो है ना वो सैम भाई ने दो कैंडिडेट पकड़ लिए, तो इसलिए मैं अपनी तरफ से सैम भाई को जो है ना वो इस राउंड का विनर घोषित करती हूँ, क्योंकि सैम भाई ने जो है वो दो चूज किए। तो इस वक्त विनर जो है हमारे सैम भाई हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ना करें। मुफ्ती साहब ने चूज किया, मुफ्ती साहब ने देखा है कि कौन इस काबिल है कि जिसके साथ कोई बात हो सके एकेडमिक। इन तीनों में से हारिस सुल्तान ही था, ये है चॉइस उनकी कि जिसके साथ सलीके से कोई बात। तो यानी मुफ्ती साहब को ही जिताते रहे। यस। मुझे लगता है खाते में चल रहा है। चले नेक्स्ट चले, आपका टाइम अभी स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमान यूनियन के सबसे शरीफ मेंबर कौन से हैं? कमेंट्स में फौरन जवाब आ जाना चाहिए। आमिर हक, सर अहमद राजा, आमिर हक, अली रजा खुर्रम भाई। ये नहीं, ये तो नाइंसाफी है, इसमें मेरा नाम नहीं है, ये तो अजीब बात है। यानी हमें शराफत की लिस्ट ही में नहीं रखा, चलो नंबर 4 पे नहीं 5 पे रख देते। अच्छा हैरानी, उससे हैरानगी की बात है कि मुझे रखा हुआ है, मैं तो इस पे हैरान हूँ। मैं भी आमिर भाई को ही वोट दूंगा भाई मेरा वोट भी आमिर साहब को ही है। आमिर हक से ज्यादा शरीफ आदमी हमने आज तक नहीं देखा। अच्छा ये बदला ले लिया। कमेंट्स में जो है ना जवाब आ रहा है हमारे कैसर भाई के लिए। अली रजा भाई और कैसर भाई इस वक्त। आमिर हक भाई, वो हमें पता है आमिर भाई को लोग जो प्यार में दे रहे हैं वोट। खैर नंबर 3 में आमिर हक का नाम ज्यादा आ गया। अब जी बोलिए। आप काउंट करें, आप अगर काउंट करें तो मेरा नाम सबसे ज्यादा आया। मैंने वही देख रही हूँ और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लोग जो है ना वो बेचारे कंफ्यूज हो रहे हैं कि शरीफ मैं सार्कास्टिक वे में कह रही हूँ कि सही ऑप्शन सही वाला कह रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक्स मुस्लिम जहन में आया? बहुत क्विकली जवाब देना है। ये लाइव स्ट्रीम में पकड़े गए थे, ये कई डिबेट से भाग चुके हैं। एक्स नेचर लवर हैं, पहले ये नेचर को लव करते थे, मीठे हैं, बहुत मीठे हैं, मीठा बंदा। समीर और कौन? नन अदर देन समीर, ओनली समीर। टू बिल्कुल ठीक, कमेंट्स में भी जवाब आ गए हमारे पास। जी बिल्कुल, समीर मीठा हमारा एक्स मुस्लिम। रैपिड फायर राउंड का
ईमान यूनियन का सबसे शरारती बच्चा कौन है? केडी मुस्लिम भाई, फारूक भाई, आमिर हक भाई, सैम स्टालोन भाई। आमिर भाई। हम तो आमिर भाई को ही कहेंगे भाई। आमिर भाई। शरीफ भी यही है, शरीफ भी यही है। मेरे लिए तो सैम भाई का मेरा वोट है जी। सैम भाई शरारती बच्चे हैं। शरारतों में डिफरेंस है ना, आमिर भाई जरा खुल के शरारती है, सैम भाई जरा छुप के शरारती है। तो फिर हम केडी मुस्लिम का नाम लेंगे। केडी मुस्लिम, हाँ। अच्छा, अब हमारे पास जो है ये राउंड जो है, आप लोगों का क्या इस वक्त मिशन चल रहा है और किस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है? सबसे पहले मुफ्ती साहब हमारे गेस्ट हैं, क्या चल रहा है मुफ्ती साहब? हमें जो आजकल क्या हमारे पास डेवलपमेंट हो रही है हमारे मिशन से रिलेटेड, और आप इस वक्त सबसे बड़े किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? अगर आपकी क्लासेस भी चल रही है तो उसका भी अनाउंसमेंट कर, ताकि लोग जानना चाह रहे हैं। जी मुफ्ती साहब। आजकल फेमिनिज्म के ऊपर मुताला करके उसको पढ़ाया जा रहा है। माशाल्लाह, फेमिनिज्म। जी हाँ। मुफ्ती साहब, आपके हिसाब से इस वक्त जो सबसे बड़ा जो इज्म जो बहुत डैमेजिंग है, आपके हिसाब से कौन सा है जिस पर बहुत अशद जरूरी है काम करना? लिबरलिज्म। ठीक है। अच्छा आमिर भाई, नेक्स्ट मैं हजरत से पूछा, जब फेमिनिज्म के बारे में चूंकि पढ़ा रहे हैं, तो हजरत आपने जब फेमिनिज्म को पढ़ना शुरू किया है, तो आपकी जो फर्स्ट इस नजरिए को पढ़ने के बाद जो असेसमेंट है कि क्या है, क्या ओवरऑल बर्ड व्यू आप क्या देना चाहेंगे? अगर देखिए, फेमिनिज्म ये फेमिनिज्म जो है ये असल में लिबरलिज्म की औलाद है, और ये दोनों ही जो है वो फितरत मुखालिफ हैं, और इन दोनों का मकसद ये है कि फितरत ने मुआशरे में इंसानों के दरमियान जो दो जिन्स रखे हैं, मर्द और औरत जिनको हम कहते हैं, ये फेमिनिज्म उस फर्क को मिटाना चाहता है, ये नजरिया। और इस बायोलॉजिकल सेक्स के खिलाफ इन लोगों ने अपना महाज खड़ा किया हुआ है, और ये कहते हैं कि ये बायोलॉजिकल सेक्सिस की कोई हकीकत नहीं है, असल में ये सोशल कंस्ट्रक्ट का नतीजा है, ताकि मर्द औरत बन जाए और औरत मर्द बन जाए और मुआशरे में बिल्कुल यकसानियत पैदा हो जाए, कोई अथॉरिटी बाकी न रहे। ये फेमिनिज्म का खुलासा है। लेकिन मुफ्ती साहब, मेरा फिर क्वेश्चन आएगा, मेरा इधर बहुत जरूरी क्वेश्चन आ गया, क्योंकि आपने जब बात की है, लेकिन ये जो जेंडर्स खत्म कर देने से, इससे तो फेमिनिज्म यानी कि औरत की जो एक राइट्स हैं वो मारे जा रहे हैं, तो ये अपने ही लिबरलिज्म औरतों के हुकूक को ही क्यों खत्म करना चाहेगा? ट्रांसजेंडर्स और दूसरे जेंडर्स, फेमिनिज्म जो है वो कभी भी औरतों के हुकूक के लिए है ही नहीं। ये फेमिनिज्म का जो आगाज है वो औरतों के हुकूक के लिए नहीं, बल्कि औरतों की सुप्रीमेसी के लिए, एक जेंडर की सुप्रीमेसी के लिए हुआ है। अगर इसी तरह की कोई तहरीक मर्द भी चलाएंगे कि नहीं जी हम मर्दों की सुप्रीमेसी कायम करना चाहते हैं, तो हम उस तहरीक के भी खिलाफ हैं कि जो चीज है, जो भी जिसकी भी सुप्रीमेसी होगी या जिसकी भी अथॉरिटी होगी, वो फितरत के मुताबिक होनी चाहिए, न मर्द होने की हैसियत से, न औरत की औरत होने की हैसियत से। तो ये तहरीक कभी भी औरतों के हुकूक के लिए नहीं है। अब जहां तक आप कह रही हैं कि ये बात बिल्कुल सही है, बहुत से फेमिनिस्ट दरअसल होमोसेक्सुअल्स एंड ट्रांसजेंडर्स के खिलाफ हैं। उन फेमिनिस्ट को टर्फ बोला जाता है, TERF, यानी इनको बोला जाता है कि ट्रांस एक्सक्लूजनरी रेडिकल फेमिनिस्ट, टर्फ। और इसकी जो सबसे बड़ी नुमाइंदा है उसका नाम है JK रॉलिंग, जो हैरी पॉटर की ऑथर है। तो ये लोग ये कहते हैं कि ये जो होमोसेक्सुअलिटी है या ट्रांसजेंडरिज्म है, इन्होंने फेमिनिज्म को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन फेमिनिज्म ने अपनी दूसरी वेव से, जो सेकंड उसकी वेव है और उसके बाद फिर तीसरी वेव, इन तीनों में इस चीज को यानी पुश किया कि जितने भी दूसरे अकलियती तबके हैं, चाहे वो ट्रांसजेंडर्स का हो, LGBT का हो, फला का हो या ब्लैक्स का हो, इन सब के हुकूक के लिए हमें लड़ना होगा, तभी फिर ये लोग हमारे हुकूक के लिए या हमारे नजरिए के, हमारे कॉज के लिए लड़ेंगे। तो सेकंड एंड थर्ड कॉज से LGBT और होमोसेक्सुअलिटी को फेमिनिज्म ने अपनी लिस्ट के अंदर शामिल किया है। बेहतरीन जवाब। जी आमिर भाई, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आगे बढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इन लाइन आप हैं आमिर भाई, आप काफी अरसे से वीडियोस भी डाल रहे हैं, लाइव स्ट्रीम भी आपकी तवातुर के साथ आ रही है। क्या चल रहा है आपकी स्ट्रीम में? ये भी सब लोग आपके स्ट्रीम से अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन अब जो है वो आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट या जो आप अभी कर रहे हैं, आपका फोकस किस पर रहेगा और हमें क्या देखने को मिलेगा? अभी मैं रिसेंटली आपको बताऊं, जो जिस तरह की न्यूज वगैरह मिल रही है पर्सनली, तो वैसे तो अभी इनकारे हदीस की जो मिशन से रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन हम लें, तो वो यही ऑब्वियसली उसी के बारे में लोग जानना चाहते हैं। तो इनकारे हदीस के ऊपर जो 2 प्रोग्राम्स किए हैं, तो
मुझे लगा है कि उसूली बात तो कम से कम हो गई। इससे आगे भी कुछ चीजें हैं जो करने की हैं, तो वो तो होंगी। मगर अभी जो मेरा प्लान बन रहा है ना, जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग ऐसी और जगहों पर अपनी आवाज को पहुंचाएं जहां पर हमारे मुस्लिम ट्रैफिक और यूथ की ट्रैफिक ज्यादा है, वहां पर बात को पहुंचाया जाए। मिसाल के तौर पे टिकटॉक है, इंस्टाग्राम, ट्विटर है, इन जगहों पर। तो पहले तो मैं काफी ज्यादा ये सोशल मीडिया वगैरह से बड़ा रिजर्व रहता था, कुछ अपनी तबीयत की वजह से। मगर ये है कि चूंकि जरूरत है इस वक्त मुसलमानों को, यूथ को, और हम लोग इस हवाले से और ज्यादा मसूल ठहरते हैं, यानी रिस्पॉन्सिबल ठहरते हैं, जो लोग बात रख सकते हैं, कर सकते हैं, और अपने वजूद से इस्लाम को, मुसलमानों को कुछ भी अगर हम इस्तेमाल हो सके इस चीज के अंदर, तो बड़ा फायदा है। तो मेरा इरादा बन रहा है कि मैं टिकटॉक वगैरह इंस्टॉल करूंगा, और इसी तरीके से इंस्टा के ऊपर लाइव का बड़े अरसे से मैंने प्लान किया हुआ था कि 1000 फॉलोअर्स हो जाएंगे तो मैं इंस्टा पे लाइव शुरू करूंगा। मगर अब 1000 से ऊपर 2000 के करीब होने वाले हैं, तो मेरा इरादा है कि इंस्टा पर लाइव शुरू की जाए, चाहे दिन के किसी टाइम कर ली जाए या इवनिंग के टाइम पर, अगर रात को ना हो सके, और क्योंकि रात को हमारे ईमान यूनियन के यूट्यूब पर चल रहे होते हैं। तो इसी तरीके से ट्विटर स्पेस के ऊपर काफी अरसे से मुफ्ती साहब और कैसर भाई तो माशाल्लाह एक्टिव हैं, हमारी तरफ से सुस्ती हो रही थी। कैसर भाई ने स्पेस की हैं, गालिबन मुफ्ती साहब भी उसमें शामिल हुए, और वहां पर बात सीधी तौर पर जेन्युइन लोगों से हो सकती है। तो ट्विटर स्पेसेस वगैरह की तरफ भी हमारी टीम की तवज्जो होनी चाहिए, और होगी इंशाल्लाह। और टिकटॉक के ऊपर भी मैंने सुना है कि लाइव फीचर टिकटॉक के ऊपर भी आया है, तो अगर टिकटॉक के ऊपर भी आया है तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि टिकटॉक के ऊपर जाकर लाइव सेशंस किए जाएं, और यहाँ जो हमारी आवाम है या वहां पर जो आवाम है उनको गैदर किया जाए, और बजाय इसके कि जहां फहाशी के और उरियानी के और नंग धड़ंग के स्टॉल्स खुले हुए हैं, वहां पर आप उन यूथ को दिशा दो, अल्टरनेट। मैं आपको बताता हूँ, देखें मसला असल में ये है, कल क़यामत के दिन अल्लाह की जात जिस चीज का सवाल करेगी वो ये कहेगी कि कुफर पूरी मेहनत के साथ लगा हुआ था, तुम लोग वहां मौजूद थे। और मैं आपको एक चीज बताऊं, कितने लोगों की गुमराही और कितने लोगों की जलालत सिर्फ कितने उन लोगों की जिम्मेदारी पूरी ना करने की वजह से सबब बनेगी जो लोग उसमें किरदार अदा कर सकते थे। मिसाल के तौर पर अल्लाह की जात उलामा से या उन स्कॉलर्स से या उन दीन का नॉलेज रखने वाले लोगों से पूछेगी कि वो तो गुमराह हो चुके थे क्योंकि शैतान ने अपना काम किया, क्या तुम लोगों के पास ये जिम्मेदारी नहीं थी कि तुम उनको अल्टरनेट देते, तुम वहां पे अपनी एग्जिस्टेंस रखते, ताकि उनको एक अल्टरनेट मिलता कि हमारे पास फांसी के लिए अड्डे तो मौजूद हैं, मगर क्या वो लोग मौजूद हैं जो हमें दीन की तरफ बुला सके, ठीक है, उस तरफ लेके आ सके, ये बड़ा जरूरी है। तो खैर बहरहाल इंशाल्लाह इरादा है, अल्लाह ताला तौफीक दे। ये सारा काम तौफीक का है, सारा काम सलाहियत का है, सारा काम फुर्सत का है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, तीन चीजों से पहले गनीमत समझो। गालिबन तीन ही है, अगर मैं गलत नहीं, या चार होंगी जो मुझे याद पड़ रहा है। तो उनमें से एक ये थी कि अपनी फुर्सत को, अपनी फरागत को, अपनी मसरूफियत से पहले गनीमत समझो, क्योंकि तौफीक, मोहलत, फुर्सत ये अल्लाह ताला की देन है और ये नेमतों में से है। और अगर किसी बंदे को ये नेमत मिलती है और वो उसका सही तौर पर इस्तेमाल नहीं करता, तो कुरान में अल्लाह ने कहा है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कि उस दिन जरूर बेजरूर तुम अपनी नेमत, दी हुई नेमतों के बारे में पूछे जाओगे, कटहरे में खड़े किए जाओगे। ये बड़ा जरूरी है। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। और जैसे कि अभी स्ट्रीम में भी कई सारे भाई आए थे, उन्होंने कहा था कि हमारी तो अब आदत बन गई है कि हम लोग आपको सुनते सुनते काम कर रहे होते, तो जहां पर लोग गाने सुनते सुनते काम कर रहे होते थे या कोई ड्रामा सुनते हुए या कुछ और सुनते हुए, वहां पर अल्लाह सुब्हान ताला ने आप सबको जो है वो जरिया बनाया कि लोगों का पास टाइम भी अगर गुजर रहा है तो वो आप लोगों की अच्छी अच्छी बातें और आप लोगों से इल्म हासिल करते हुए, तो अल्लाह सुब्हान ताला ने आप लोगों को दूसरे लोगों की गुमराहियों से जो है ना वो उनको रोकने का सबब बनाया है। नेक्स्ट चलते हैं सैम भाई के पास। सैम भाई माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सीरीज अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, एक जो उनकी ग्रैंड स्ट्रीम थी, और अब सैम भाई जो है वो अपनी स्ट्रीम्स में जो है वो सनातनियों से सवाल करते हुए नजर आते हैं। सैम भाई, आपका इस वक्त जो प्रोजेक्ट चल रहा है ऑन गोइंग, वो क्या है? जी सिस्टर इल्ना, अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट तो एक्स मुस्लिम्स के ऊपर ही है, उनकी आइडियोलॉजी के ऊपर। तो हम यहाँ पर पहले तो हमारे जितने भी मुस्लिम भाई हैं वो जवाब देने में माहिर है, सवाल पूछने में कमजोर है, तो हम उन्हें सवाल करने के लिए मजबूत बनाना चाहिए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सवाल पूछना आना चाहिए। जी, तो हम इसके ऊपर भी ट्रेन करना चाह रहे हैं हमारे भाइयों को कि किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं काउंटर में।
तो ये सीखना चाहिए और इसको थोड़ा बहुत आगे लेकर भी जाना चाहिए। जैसे कि सारे पैरामीटर्स के ऊपर हमें सवाल पूछने की भी काबिलियत आना चाहिए। जैसे कि माशाल्लाह हम देखते हैं कि अभी लोग सवाल करना स्टार्ट कर दिए हिंदुइज्म के ऊपर। माशाल्लाह ये हिंदुइज्म के ऊपर ट्रेन हो गए हमारे लोग कि भाई किस तरह से काउंटर करना चाहिए, सवाल करना चाहिए। तो माशाल्लाह हमारे फैसल अहमद राजा साहब, मुफ्ती साहब ये स्ट्रीम्स करते हैं इस्लाम के ऊपर और फेमिनिज्म के ऊपर, एथिज्म, एग्नोस्टिज्म के ऊपर। तो इसके ऊपर भी सवाल लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरह से सवाल सामने पोर्ट्रे करें, सवाल दे उनको कि वो कैसे लाजवाब हो। हम हमेशा जवाब देने के चक्कर में सवाल भूल जाते हैं, तो हमें जवाब के साथ सवाल भी करना सीखना चाहिए। तो ये एक पैरामीटर थोड़ा हमारा लो रहता है, इसको अभी अगर हम स्ट्रॉन्ग कर दिए तो बड़ा ही फायदेमंद होगा। तो अभी हम एक्स मुस्लिम्स की आइडियोलॉजी के ऊपर सवाल कर रहे हैं, तो हम यही चाहते हैं कि हमारे भाई जितने हैं देख रहे हैं, सीख रहे हैं, वो सीखे सवाल करना। और मैं इंशाल्लाह ये इसके बाद मैं अभी एक स्ट्रीम स्टार्ट करना चाहूंगा क्रिश्चियनिटी के ऊपर, ताकि वो पैरामीटर के ऊपर भी लोग स्ट्रांग हो जाए और सवाल करना सीखे। बहुत उम्दा। क्रिश्चियनिटी के ऊपर काम जो है वो बड़ी वक्त की जरूरत है, और माशाल्लाह आपका ये मैदान भी है, इस तरफ आप एक सीरीज कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा माशाल्लाह। जबरदस्त। बाकी कैसर भाई को मिस कर रहे हैं, कैसर भाई आ जाते तो उनके भी बहुत सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और अब मेरा जो अगला सेशन है वो है, तो एक मिनट ये लाल बैग जो है वो आपके पास नहीं है सिस्टर अलीना? ये जो लाल बैग दिख रहा है ये मुफ्ती साहब मैं वेकेशन से वापस आई अभी फिलहाल जो है ना वो व्हाट्स गोइंग ऑन में फिलहाल गपशप टाइम चल रहा है और काफी सारे प्रोजेक्ट्स जहन में हैं, वो फ्यूचर कमिंग सून में है। और अभी जो चल रहा है वो सिर्फ गपशप टाइम, क्योंकि मौका ही अभी इतना ही मिला कि अपना कमबैक दिखा सकूं कि मैं जो जितने अरसे नहीं आ सकी हूं, तो अब मैं जो हूँ बाकायदा तौर पर आ चुकी हूँ। मेरी टीम जो है वो मेरे साथ है, भाइयों की हो या बहनों की हो, और हम दोबारा से जो है वो उस पर काम कर रहे हैं, स्टार्ट हो चुका है। तो अब कमिंग सून में जो है वो मैं अब अपनी बात रखूंगी इंशाल्लाह। तो मुफ्ती साहब मेरा वो कमिंग सून जो है वो क्या आने वाला है, तो पहले आपसे शुरू करते हैं मुफ्ती साहब कि इन फ्यूचर फेमिनिज्म पर आप तो आपका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हमें क्या देखने को मिलेगा? कोई डिबेट आ रही है, कोई किसी एक्स मुस्लिम को जो है वो पछाड़ा जा रहा है, या आपका भी कोई ऐसा इरादा नहीं है? कोर्सेज के हवाले से भी लोग जानना चाह रहे थे कि अब आपका कोई नया कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है। जी हाँ, मेरी कोई डिबेट तो खैर फिलहाल नहीं आ रही है और अभी कोई ऐसा इरादा भी नहीं है। अलबत्ता जो कोर्स में गुज़िश्ता 2 साल से पढ़ा रहा था, तो उसको मुस्तकिल कुछ लोग ट्रांसक्राइब भी कर रहे थे, उसको लिख भी रहे थे। अब वो अपने इख्तिताम की तरफ है और मुझे जो कुछ लिखा जा चुका है और जो लिखा जाएगा इंशाअल्लाह उस पर नज़र-ए-सानी करनी है और उसको फिर किताबी शक्ल में लॉन्च करना है, उर्दू में और दूसरी ज़बानों में। प्राइमरीली तो उर्दू में आएगा, लेकिन कोशिश ये करना है कि वो अंग्रेज़ी और हिंदी वगैरह में भी आ जाए। तो मैं ये अंदाज़ा लगा रहा हूँ, दुआ करें आप सब हजरात, कि वो तकरीबन ये समझ लें कि 8 से 10 जिल्दों का काम है, 10 वॉल्यूम्स का। तो ये हाँ जी, इंशाअल्लाह। तो मुझे उम्मीद है कि 1 साल में ये मंजर आम पर आ जाएगा आप हजरात की दुआओं से इंशाअल्लाह ताला। बहुत बेहतरीन। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करे कि हजरत ये जल्द से जल्द मुकम्मल हो। और इंशाअल्लाह ये उर्दू में आपने कहा ना हजरत, स्टार्ट में उर्दू में? जी हाँ, इसके कई हजार सफ़ात तो हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और चंद कोर्सेज रह गए हैं कि जिन पर काम बाकी है। मसलन एक तो ट्रांसजेंडरिज्म एंड होमोसेक्सुअलिटी, इस पर, और इसी तरीके से एक कोर्स साइंटिज्म के ऊपर है और एक है सेक्युलरिज्म के ऊपर। ये 3 चीजें रह गई हैं। और इससे पहले जो कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ मैं बता दूं, इंट्रोडक्शन टू वेस्टर्न सिविलाइजेशन पढ़ा चुका हूँ, और इसी तरीके से डार्विनियन एवोल्यूशन पढ़ा चुका हूँ, उसके साथ साथ लिबरलिज्म पढ़ा चुका हूँ, फेमिनिज्म पढ़ा रहा हूँ, और जनाबे वाला ऑब्जेक्शन टू कुरान, इसके 2 कोर्सेज थे। एक कुरान की जो हिस्ट्री है वो, और दूसरे कुरान की आयात के ऊपर जो एतराज़ात होते हैं उनके जवाबात वो पढ़ा चुका हूँ। ऑब्जेक्शन टू सुन्ना एंड सीरा, ये बहुत लंबे काफ़ी सवालात इस केस में आ चुके हैं माशाल्लाह, तो वो पढ़ा चुका हूँ। तो ये सारे कोर्सेज ऑलरेडी हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 कोर्सेज रह गए हैं। तो जैसे ये हो जाएंगे तो किताब इंशाल्लाह मंज़र-ए-आम पर आ जाएगी, साथ साथ लिखा जा रहा है। जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह जी। खुशखबरी है उर्दू, हाँ, उर्दू पढ़ने वालों के लिए बड़ी। जी हाँ, उर्दू पढ़ने वालों के लिए उसकी वजह है कि ये चूंकि दुरूस सारे उर्दू में होते हैं और इसमें मदारिस के तलबा भी हैं और यूनिवर्सिटी के भी तलबा हैं। पाकिस्तान से जामिअतुर रशीद के तलबा शिरकत करते हैं, इंडिया से भी मुख्तलिफ मदारिस के लोग शिरकत करते हैं। तो वही जाहिर है कि चूंकि ज़बान उर्दू है
तो उर्दू में ही उसको ट्रांसक्राइब किया जा रहा है, लेकिन साथ में फिर उसका कुछ कोर्सेज का तर्जुमा ऑलरेडी हो भी चुका है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रांसलेशन इसका बाद में कराया जाएगा इंग्लिश में और इसी तरीके से दूसरी जबानों में इंशाअल्लाह। बहुत खूब, अल्लाह ताला बरकत। बहुत जबरदस्त हमारे लिए खुशखबरी है ये, वाकई बहुत ही जबरदस्त कमिंग सून वाली, यानी कि एक गुड न्यूज हमारे पास आ गई है। हम बहुत वेट करेंगे इंशाल्लाह जल्द से जल्द हमारी किताबें हमारे सामने आ जाए मुफ्ती साहब के वसीले से। अच्छा आमिर भाई, आपका अभी जो हम देख रहे हैं कि आपने थोड़ा सा गैप दिया है सनातन मजहब पर, जो आप वेद पर प्रोग्राम कर रहे थे, उसके बाद आपने जो है वो हिंदी भी सीख ली अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम नया क्या देखने को मिलेगा? लोग अब आपने अपने स्टैंडर्ड्स खुद इतने हाई कर दिए हैं कि अब आपने खुद ही बीट करना है, तो अब हमें नया क्या देने वाले हैं आप? मेरा जो कमिंग सोन वाला जो सीन है ना, वो तो सबसे जो डिमांड में है। KGF 2 जो है सबसे पहले वो प्रोजेक्ट हमारा रुका हुआ है, करीबन 2 महीने उसको होने को हैं। तो KGF 2 जो है इंशाल्लाह उसको रिलीज किया जाएगा रमजान से पहले, क्योंकि रमजान में फिर मुझे जकड़ दिया जाएगा दूसरे अल्फाज में। तो यानी मेरे अंदर का जो है उसको जकड़ दिया जाएगा, तो फिर वो मुनासिब नहीं। तो उसके लिए जरूरी है कि रमजान से पहले जो है वो कर दिया जाए पेश। इंशाल्लाह KGF 2 होगी, और KGF 2 के बाद जो है वो बाहुबली का इरादा बना हुआ है। लेट्स सी वो किस जगह पर बैठती है चीज। उसके अलावा मैं एक चीज जरूर बताऊं, रमजान में इरादा है इंशाल्लाह कि कुछ ऐसे इस्लाम के ऊपर जो एतराज़ात आमतौर पर हैं या सवालात हैं, बिलखुसूस इस्लाम के अंदर के दायरे को लेकर जो मुल्हिदीन की तरफ से या वो चीज़ें, इनके ऊपर सोच रहे हैं कि कुछ गाहे बगाहे को 5-6 एतराज़ात पकड़ें, उनके ऊपर बात की जाए, ताकि ये रमज़ान का जो एरिया है ये इस्लाम की तकवीयत का अंदरूनी तौर पर और दिफाई तौर पर मजबूती का सबब बन सके इंशाल्लाह। तो मुफ्ती साहब भी बैठे हैं, सैम भाई भी, इनसे भी रिक्वेस्ट है कि रमजान में कोई भी जबरदस्त। मैं यही सवाल करना चाहूंगी मुफ्ती साहब से कि मुफ्ती साहब, हम रमजान के महीने में आपकी स्ट्रीम्स आया करेंगी या आपकी मसरूफियत हो जाएगी? मैं वैसे पिछले सालों में, गुज़िश्ता 3 सालों से मैं रमजान में तफसीर करता आया हूँ रोजाना आधे पौन घंटे के लिए। और अब देखिए इस मर्तबा अगर मौका मिलेगा तो उस सिलसिले को बाकी रखेंगे, लेकिन वो स्ट्रीम नहीं होती बल्कि सिर्फ तफसीर हुई और उसके बाद हम कोई सवाल जवाब नहीं लेते हैं। तो ये गुज़िश्ता 3 सालों से मामूल रहा है। अगर तौफीक रही, तौफीक खुदाबंदी, तो इस साल भी रखेंगे, वरना फिर पूरे रमज़ान में स्ट्रीम तो नहीं होगी, बल्कि हमारी जो अब अगली स्ट्रीम होनी है कल के बाद, वो रमज़ान के बाद ही होगी। कल हमारी रमज़ान से पहले भी आखिरी स्ट्रीम है। मैं अपने ज़ाती मसरूफियात की वजह से थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये भी आपने बता दिया, अच्छा किया, वरना लोग इंतजार कर रहे होते हैं। अब ये जो मोस्टली हमारे मुसलमान भाई बहन होते हैं, बल्कि हम खुद भी यही सोच रहे होते हैं कि रमजान के महीने में जो कुछ मसाइल वगैरह या कुछ वैसा कुछ होता तो हम मुफ्ती साहब से रहनुमाई हासिल कर सकते थे, या हमें कुछ सवाल हैं कुरान से रिलेटेड, तो अब मुफ्ती साहब ने अपना बता दिया है। आमिर भाई, आप स्ट्रीम्स रखेंगे कुछ ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन की, कुछ इस्लाम से रिलेटेड? जी, इस्लाम से रिलेटेड ही कुछ एतराज़ात हैं, उनको लेने की कोशिश करेंगे ताकि इस्लाम जो है वो ईमानी और इस्लामी तक़वियत का सबब बन सके इंशाल्लाह। देखिए जो मसले मसाइल है ना रमज़ान से रिलेटेड फ़िक़ही, वो तो उलमा बयान कर रहे हैं और वो उलमा की डोमेन है और उन्हीं की ही अहलियत है, तो वो करें। तो चूंकि एतराज़ात के हवाले से थोड़ा सा हाथ पैर मार के कुछ कोशिश कर लें तो दिफाई तौर पर, तो वो तो आप ये समझें कि जितना भी हम करें वो उसकी ज़रूरत है इस वक्त, तो उसी को फोकस किया जाएगा इंशाल्लाह। कोशिश यही है कि रमजान को भी सूदमंद बनाया जाए बाहर सूरत इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। सैम भाई की तरफ चलते हैं। सैम भाई, कमिंग सून का जो है वो, अब आपका जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आप क्या पता बयान करेंगे अपने? जी, जैसे कि मैंने बताया कि क्रिश्चियनिटी के ऊपर जी स्ट्रीम्स हो गए मेरी स्ट्रीम, जी हाँ। और रमजान में थोड़ा टाइट रहेगा शेड्यूल। मैं भी यही सोचता था कि रमजान में मैं ब्रेक ले लूं इससे। ठीक, फिर भी इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक। हमारा भी यही रहा लास्ट टाइम भी, जब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ईमान यूनियन को जब ज्वाइन किया था
तो तब ऑफिशियली उस वक्त ही फौरन ही रमजान आ गए थे और वो पूरे रमजान में हमने कोई स्ट्रीम नहीं रखी थी, रमजान के बाद ही। तो हमारा भी खवातीन जो ईमान यूनियन वुमेन विंग है, उधर भी कुछ इस तरह का ही मामला सुनने को मिल रहे हैं कि रमजान में खवातीन की स्ट्रीम्स जो हैं वो नहीं हो पाएंगी। लेकिन हमारे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स जो हैं उस पर हम काम करते रहेंगे खामोशी के साथ। और जो हमारे पास हमने एक अपनी ड्राइव बनाई है जहाँ पे हम अपनी सारी रिसर्च को जमा करते हैं, वो काम चल रहा है। और खवातीन का जो काम है वो माशाल्लाह बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से ऑलरेडी हमने प्लान कर लिया है। इंशाल्लाह रमजान का महीना टोटली हम इबादत में गुजारेंगे, अपने घर वालों को रोजे रखवाएंगे, खुद भी रखेंगे। और उसके बाद जब हमारी कम बैक होगी तो आप लोगों को बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं, फेमिनिज्म से लेके लिबरलिज्म हो गया, इसके साथ साथ जो गुमराहियां फितने फैल रहे हैं, और उसके साथ जो है जो एक्स मुस्लिम खवातीन हमारे ऊपर, औरतों के ऊपर एतराज़ात करती हैं इस्लाम से रिलेटेड, उसमें भी हमारी काफ़ी सारी रिसर्च कंप्लीट हो चुकी है। तो कमिंग सून के प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा जो आमिर भाई के प्रोग्राम्स हैं, KGF हो गया, बाहुबली है, तो इंशाल्लाह हमारी ईमान यूनियन की जो वुमेन विंग है वो भी असिस्ट करने को आमिर भाई को बिल्कुल रेडी है, सैम भाई को। तो जिस तरह की मामला चाहेंगे तो आमिर भाई हमें ज़रूर याद कीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपको उसमें भी हेल्प आउट करेंगे, चाहे ड्यूरिंग रमज़ान में भी हो तो थोड़ा सा टाइम निकाल सकेंगे। तो ये कमिंग सून का हमारा आज ये का जो हम सब लोगों ने ऐलान किया है रमजान में ब्रेक लेने का, इससे दुश्मन में खुशी की लहर तो जरूर दौड़ी होगी कि चलो एक महीने कुछ आराम का मौका मिल जाएगा। मगर ये दुश्मन भूल गया है कि बदर और फतह मक्का रमजान में ही हुई है। रमजान, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर ये लोग ये भी बोल रहे हैं कि हम रिचार्ज भी तो होते हैं रमजान के महीने में, हमारी कितनी जो है वो स्पिरिचुअली हम इनलाइटेंड हो जाते हैं और हमारा और जज्बा बढ़ जाता है। जब हम वापस आएंगे तो वो कम बैक कुछ डिफरेंट ही होगा, इंशाल्लाह रीसेट होके दोबारा से आ जाएंगे, हमारा रीस्टार्ट होगा। तो नेक्स्ट जो है वो ये लास्ट है और इसके बाद फिर हम इंशाल्लाह कॉलर्स के पास वापस चलेंगे। ये लास्ट हमारा मेरा क्वेश्चन रहेगा कि आपका फेवरेट टॉपिक क्या है मुफ्ती साहब, और किस चीज को आप इस वक्त समझते हैं कि आपकी स्पेशलिटी में आ चुका है और आप उस टॉपिक को पढ़ाते, समझाते या बात करते हुए आपको अच्छा लगता है कि हाँ इस पर मेरी ग्रिप है? जी मुफ्ती साहब। मैं दावा तो खैर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत अगर इंटरेस्ट है तो मैं एथीज्म, एथीस्ट का जो आपने टिक लगाया हुआ है, मैं भी इसी पे टिक लगाता हूँ। इसी पे टिक लगाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन उसका रीजन मुफ्ती साहब आप इसमें क्यों इतना इंटरेस्ट, क्योंकि आप माशाल्लाह आपकी तो नॉलेज इस्लामिक जितनी भी नॉलेज है उसमें ज्यादा है, तो आप इसमें आपका कंपैरेटिव रिलीजन में भी तो इंटरेस्ट ले सकते थे, लेकिन एथीज्म पे किस तरह आपका ज्यादा होता है? कंपैरेटिव रिलीजन बहरहाल है तो एक अहम चीज, लेकिन आज के दौर में जो नौजवानों में लिबरलिज्म और उसके रास्ते से इल्हाद फैल रहा है, एथीज्म फैल रहा है, तो मैं समझता हूं कि उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। और उसकी वजह यह है कि हम जब लिबरल वैल्यूज़ को या लिबरल मोरालिटी की पर बात करते हैं तो हम कभी भी उनको जज नहीं कर पाते। हम हमेशा ये सोचते हैं कि किसी तरीके से इस्लाम को लिबरलाइज कर दें, इस्लाम को जो है हम लिबरल वैल्यूज़ के मुताबिक लेकर आएँ। लेकिन जब आप लिबरलिज्म का मुताला करते हैं, लिबरल वैल्यूज़ का मुताला करते हैं, तो आपको हज़ार नहीं लाखों होल्स उसमें नज़र आते हैं। और जब आप उसको एक्सपोज करते हैं तो फिर आप ऐसे मुस्लिम नौजवानों के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। मैं उसकी एक मिसाल देना चाहूँगा, और वो मिसाल बहरहाल वो सोशल मीडिया के ऊपर, खुसूसन फेसबुक के ऊपर बड़ी मशहूर भी हुई है। मैंने उसको एक बतौर ख़बर के मैंने नशर किया था चंद दिन पहले। एक वाक़या हुआ ये कि एक साहब ने मुझसे राब्ता किया और कहा कि भाई उनके कज़िन जो है वो मुल्हिद हो गए हैं और 3 भाई हैं, तीनों भाई मुल्हिद हो गए हैं, और इत्तेफाक से तीनों की जो तालीम है वो मदरसे की है। तो मुझे बहुत ज़्यादा उससे शौक हुआ कि यार ये मतलब कमाल की बात है कि आप ऐसे माहौल में रहे और ये तालीम आपने हासिल की, उसके बावजूद भी आप इल्हाद का शिकार हो गए, तो आखिर क्या वजह है? तो बहरहाल मदरसे में राब्ता करके, या जो लोग मदरसे वहाँ के मदारिस के जिस इलाके का ये वाक़या है, तो बता दूं कि ये वाक़या इंग्लैंड का है। तो वहाँ के कुछ मदरसों से राब्ता किया गया अहले मदारिस के, तो उन्होंने कहा कि भाई निसाब में इस तरह के मौज़ूआत चूँकि नहीं पढ़ाए जाते, तो इस बात का इम्कान है कि तलबा को मालूम ना होने की वजह से, नावाक़फ़ियत की वजह से वो इस रास्ते पर लग गए हों। तो बहरहाल मेरी उस 3 भाइयों में से एक भाई से कोई तकरीबन 2 घंटे 50 मिनट गुफ्तगू हुई है, और वो गुफ्तगू अंग्रेज़ी में है, रिकॉर्डेड है, लेकिन उसको पब्लिक नहीं किया जाएगा उनकी प्राइवेसी की वजह से। एजुकेशनल पर्पसेस से मैंने उसको अपने तलबा के साथ ज़रूर शेयर किया है। तो उसमें आप देखेंगे कि
उस शख्स की जो यानी जो प्रॉब्लम है वो ये कि जो बेसिक आर्ग्यूमेंट्स हैं खुदा के वजूद के, वही वो समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको निसाब में ऐसी कोई चीज़ नहीं पढ़ाई गई है। जो बेसिक मॉरल वैल्यूज़ हैं इस्लाम की, वो नहीं समझ पा रहा है, और वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को हाकिम और जज बनाकर इस्लाम के ऊपर वो एतराज़ कर रहा है। तो बहरहाल 2 घंटे इस 50 मिनट की इस गुफ्तगू में अल्हम्दुलिल्लाह वो किसी एक बात का भी जवाब नहीं दे पाया, लेकिन स्टबर्ननेस बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने मुनासिब समझा, उसके वालिद ने भी मुझसे राब्ता किया एक म्यूचुअल फ्रेंड के ज़रिए। तो मैंने उसके वालिद तक ये पैगाम पहुँचाया कि भई आप अपने बच्चों को थोड़ा वक़्त दें, मुझसे बात तो हो गई है। लेकिन होता ये है कि जब एक आदमी किसी नज़रिए को ये समझकर इख्तियार करता है कि मैं बहुत बड़ा रैशनल हूँ और मैंने कोई रैशनैलिटी के तीर मार लिए, और जब उसका ये रेत का किला ढेर होता है तो जरा सा डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। तो आप थोड़ा सा इसको वक्त दें। इसके दलाइल ये इसके पास जो भी बातें थी उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया गया, अल्हम्दुलिल्लाह अपने दलाइल इसके सामने रख दिए गए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर इसको हम 2-4 महीने का वक्त दें और उसके बाद फिर बात करें तो शायद ये गौर करे कि यार मैं गलत था। तो अभी तो ये स्टबर्ननेस की वजह से और एरोगेंस की वजह से अब ईगो हाइल हो गई है, वो मान नहीं रहा है। तो पॉइंट ये है कि ये जो फितना है ये किसी भी तरह, किसी भी इलाके और किसी भी जगह के नौजवानों को अपने जाल में फंसा सकता है। इसका ताल्लुक इससे नहीं है कि इस्लाम में प्रॉब्लम है, इसका ताल्लुक इससे है कि शैतान इंसान के ऊपर गालिब आ जाता है, और शैतान को अल्लाह ताला ने ये कुदरत दी है, जभी तो इस दुनिया के अंदर ईवल मौजूद है। तो वो कहीं भी किसी भी शख्स के ऊपर हमलावर हो सकता है। तो ऐसे अफराद की ज़रूरत है जो इस मैदान में महारत रखें। बिल्कुल ठीक। इसी बाबत एक छोटा सा क्वेश्चन मुफ्ती साहब, कि क्या ये बात जो मैंने सुनी है कि तमाम को काफिरों में से जो अल्लाह किसी खुदा को मानता ही नहीं, वो सबसे वर्स है क्रीचर्स में? देखें, कुफार की जाहिर है कि उसमें भी कैटेगरीज हैं, और वो कैटेगरीज इस मानागर हैं कि किसको ज्यादा अजाब और किसको कम अजाब। लेकिन इटर्नल अजाब तो हर काफिर को है। अलबत्ता ये बात कि जो खुदा का इनकार कर दे और उसके वजूद ही का कायल ना हो, तो वो शर्रुल बरिया की लिस्ट में सबसे ऊपर है, और अजाब में सबसे ऊपर वही है। उसको मुमकिन नहीं है कि उसको उसके अजाब में कभी वो हल्कापन आ जाए, कोई तखफीफ आ जाए, ये मुमकिन नहीं है। ये अल्लाह ताला का ऐलान है। चूंकि उस शख्स ने, एक तो ये कि अल्लाह ताला को, कुछ लोग खुदा को मानते हैं लेकिन रसूल को नहीं मानते, बागी तो वो भी हैं। लेकिन अगर कोई खुदा की ही अथॉरिटी का इनकार कर दे तो उसकी बगावत का लेवल तो फिर ऊंचा है, तो सजा का लेवल भी ऊंचा होगा। इसका मतलब जो एक तो जो मुल्हिद हैं वो तो हो गए शरुल बरिया, लेकिन जो मुर्तद होके मुल्हिद हो गए वो वर्स एंड वर्स काफिर, इनके टॉप लेवल के हो गए ना, कि एक तो उन्होंने इस्लाम को छोड़ा और उसके बाद फिर वो सबसे वर्स तरीन कैटेगरी में चले गए। यही वजह है कि इस्लाम में इर्तिदाद की सजा है, कि अगर ये मुर्तद होते हैं, समझाने के बावजूद वापस नहीं आते, तो ये हुकूमत इस्लामिया का इख्तियार है कि उनका अजाब दुनिया से शुरू कर दे। हजरत इसमें कुरान की आयत भी ना स्पेसिफिकली इस तरह के लोगों को, जो लोग इस तरह मुलव्वस हुए कि अल्लाह ने हिदायत दी थी और हिदायत को ठुकरा कर उन्होंने जलालत को खरीदा, तो अल्लाह ताला ने कहा कद कफर तुम बाद ईमानिकुम, जी हाँ, तुमने अपने ईमान आने के बाद कुफर किया। तो ये दोहरा जुर्म है। एक चीज आपको मिल गई, आप समझ गए, हकीकत को पा लिया, उसके बाद सवाए जिद के, अना और बुग़्ज़ के, कोई चीज भी आपको ईमान से दूर नहीं करती अक्लमंद इंसान को। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। ये सवाल जो टॉपिक वाला है, ये आमिर भाई से करने से पहले मैं ऑडियंस से जानना चाहूंगी कि आप लोगों को क्या लगता है कि आमिर भाई का फेवरेट टॉपिक क्या होगा? टुनिज्म, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, एथियज्म? तो जरा कमेंट्स में लिखिए जब तक आमिर भाई जो है वो अपना जवाब प्रिपेयर कर लेते हैं, और उसके बाद मेरे ख्याल से इसमें एक और एक इज्म ऐड करना पड़ेगा आमिर भाई के लिए, गिरगिटिज्म। हाँ, गिरगिटिज्म नहीं दिख रहा है। तो गिरगिट की पिक्चर डालनी चाहिए थी, बिल्कुल। ये जो डार्विन की ट्री में सबसे आखिर में ना, उसको गिरगिट मान लें। बिल्कुल। मैं, मेरे ख्याल से मुफ्ती साहब से जब आपने पूछा था तो मुझे पता था मुफ्ती साहब एथिज्म के हैं, क्योंकि मैंने मुफ्ती साहब को एथिज्म की डोमेन में बात करते देखा है। वो बड़ा जबरदस्त उसमें स्विम करते हैं। तो जब आप किसी बंदे से बात करते हैं या उनको सुनते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि उनको मजा आ रहा है किससे बात करने में। तो मुझे तो लगा है, पता था, प्रेडिक्टेबल थे। सैम भाई का भी प्रेडिक्टेबल है ऑब्वियसली उसने। मेरे ख्याल से मैं मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल हूँगा शायद, ये जो आपने लिस्ट निकाली है, और लोग भी नीचे जो कर रहे हैं मुझे पता है। उसकी वजह ये है, कादियानिज्म लिख रहे हैं, कोई टुनिज्म, कोई एथियज्म, मिक्स है, और कोई एक जवाब नहीं आ रहा, बल्कि जबकि मुफ्ती साहब के टाइम पे या सैम भाई का भी बहुत ऑब्वियस हो जाएगा। जी आमिर भाई।
मैं आपको पर्सनली बताऊं, इनमें से वो कोई चीज, मेरे ख्याल से इधर कोई चीज नहीं मुझे, मैं पर्सनली आपको बताता हूँ क्योंकि वो मेरे चीज के करीब है, मगर चूंकि लिस्ट जो मौजूद है वो मैं जरूर कहूंगा। मेरा जो पर्सनली इंटरेस्ट है ना, बड़ा कीन इंटरेस्ट, वो है इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम को एक्सप्लेन करना और उस पर बात करना। वो इनमें अच्छा। से नहीं, इस्लामिक पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम को, वो मेरा सबसे ये पसंदीदा टॉपिक है। और मैं समझता हूं कि ये वो टॉपिक है कि जिस पर मैं बात करते हुए शायद थकूं ही ना, इस्लामिक पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम के ऊपर। और लेकिन ये आपकी यकीनन स्ट्रीम हुई नहीं है इस अ, पे, हुई है आमिर भाई? आपकी स्ट्रीम हुई है कभी उस टॉपिक पे? उस पे हुई है, दो ढाई साल पहले हुई थी, इस्लामिक पॉलिटिकल अच्छा। सिस्टम के ऊपर। वो दूसरी जगह पर पड़ी है, जैतून वाली डोमेन के अंदर, उस चैनल पर पड़ी हुई है। इस चैनल पे अच्छा। मुझे मौका नहीं मिला बात करने का, मगर गाहे बगाहे जब कभी कोई सवाल पूछता तो उस पर बात होती हाँ, रहती मेरे है। ख्याल से अलग से इस मौजू पर आपकी स्ट्रीम होनी चाहिए। हम्म। इन इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो 3 या 4 एपिसोड्स में मैंने तकरीबन 2-1 साल पहले जैतून एफएम प्लस के ऊपर प्रोग्राम्स किए थे इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम पे। तो मेरा तो कीन इंटरेस्ट ये है, मगर चूंकि जो लिस्ट मौजूद है उसके मुताबिक अगर मैं आपको कहूं तो वो मेरे हार्ट के बड़ा क्लोज है, तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, वो है एग्नोस्टिक। जो हम्म। एग्नोस्टिसिज्म है, ये हम्म। आप ये समझ लें कि उसके बाद अगर कोई कैफियत या कोई टॉपिक या कोई डोमेन मुझे पसंद है तो एग्नोस्टिसिज्म है। उसकी वजह यह है कि चूंकि मैं पर्सनली इस लाइफ को, इन चीजों को एक्सपीरियंस कर चुका हूं ना, तो जो बंदा अच्छा। एग्नोस्टिसिज्म में या एग्नोस्टिक होता है, हम्म। उसके जो जज्बात और जो उसकी इज़्तिराब होता है, उसको मैं बड़ा रिलेट कर पाता हूँ। और यही वजह है कि शायद हमारे दोस्तों ने या किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई एक्स मुस्लिम आता है या कोई इस तरह की चीज, तो मैं उसको उसको पनप जाता हूँ, यानी मुझे समझ पड़ जाती है वो क्या बात कर रहा है, किस तरह क्यों कर रहा है ये चीज, उसकी नफ्सियात के हवाले से। उसकी वजह यही है कि शायद शायद मैं उस दायराकार से गुजरा हूँ। और एक और बात बताता हूँ, मैंने ख्वाब देखा था जिसका जिक्र तो यकीनन अलीना सिस्टर ने मेरे साथ वो जो है ना कमिटमेंट करवा ली है इंटरव्यू की, वो जब मैं समझूंगा इस काबिल हुआ तो जरूर इस पर बात करूंगा। मगर एक ख्वाब है, उस ख्वाब में एक छोटा सा वाकया है जो मेरे साथ पेश आया था काफी साल पहले, तो जिसकी वजह से शायद दीन इस्लाम मेरे अंदर जड़ पकड़ा दिल के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह के फजल से। उस ख्वाब के अंदर जो हालत थी, जो कैफियत थी, और जिस तरह लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ, तो मुझे वो भी चीज लगती है कि शायद वो एग्नोस्टिक की कैटेगरी के अंदर फॉल करती है चीज, एग्नोस्टिक। हम्म। उसकी वजह एक और भी मैं रखना चाहता हूँ एग्नोस्टिक के साथ बात करने से, इसलिए भी रिलेट, क्योंकि अगर कोई सिंसियर और लॉयल बंदे की हम्म। आज की दुनिया के हालात देखने के बाद कोई पोजीशन जेन्युइनली वैलिड हो सकती है ना, जेन्युइनली, वो हम्म। एग्नोस्टिक है आज की दुनिया के बाद। यानी आज की दुनिया में जो हम्म। जेन्युइन पोजीशन अगर किसी बंदे की कोई जस्टिफाई या वैलिड हो सकती है, अगर वो अभी ये, क्योंकि मैं कह रहा हूं एग्नोस्टिक एक पोजीशन नहीं है, बल्कि एक जगह है, एक मिड वे है, ट्रांजिशनल मोड है, जिसमें वो एक जगह से दूसरी जगह में उसने फैसला करना है, क्या उसने किस जगह पर जाना है, तो वो एग्नोस्टिसिज्म है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये बड़ा अटेंशन तलब करता है कि यहां पर वो जगह है जहां आप उस बंदे को या अल्लाह से मिलवा सकते हो, या वो मुंह हम्म। फेर लेता है से और एथिज्म की खाई में गिर जाता है। ये वो पॉइंट। जबरदस्त, बहुत गहरी बात और अनएक्सपेक्टेड जवाब। हम तो यही सोच रहे थे कि शायद आमिर भाई हिंदुइज्म बोलेंगे, क्योंकि आप तो सीख भी ली, हिंदी हिंदी लैंग्वेज है ये वो। हिंदुइज्म तो मजबूर, मैं सही आपको, हिंदुइज्म तो हमारी मजबूरी इन एक्स मुस्लिम्स की वजह से बनी है, वरना तो ये मेरा कभी भी इंटरेस्ट नहीं था, कभी भी हिंदुइज्म कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहा। तो इंटरेस्ट जो है वो हमेशा इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम। मैं एक और बात, सॉरी मैं बात लंबी कर गया हूँ। जी जी, कोई मसला नहीं। इस्लाम का मुकाबला आप किसी भी रिलीजन के साथ कर ही नहीं, जो मौजूदा इनका बेड़ा गर्क हो के जिस हालत में खड़े हैं ना, इस्लाम के ये पास को भी नहीं पहुंच सकते, इस्लाम की हवा को भी नहीं छू सकते। इस्लाम आज भी जिस जगह पर खड़ा है उसके पास भी नहीं फड़क सकते, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, जुडाइज्म हो, हिंदुइज्म हो, सिखिज्म हो, पारसीज्म हो, बुद्धिज्म, कितने भी इज्म्स हो, पास नहीं फड़क सकते। इस्लाम का जो ओरिजिनल जो उसका कॉन्सेप्ट है ना, वो है उसका वो दीन का कॉन्सेप्ट। इस्लाम बहसियत दीन के तौर पर दुनिया में इस वक्त पेश हो और वो रिलीजन से बहुत ऊपर निकल जाए, यानी क्रिश्चियनिटी बहुत पीछे रहे, हिंदुइज्म बहुत पीछे रहे, और वो बादलों को चीरती हुई साफ शफाफ आसमान में चमकता हुआ वो आफताब है इस्लाम, कि जिसकी ताब कोई इज्म नहीं ला सकता। इस्लाम वो उस तरह चमकना चाहिए। इसीलिए हमारी मजबूरी है कि हमें क्रिश्चियन के साथ, हिंदूज के साथ
या ये जो सिख हैं या जो दूसरे इज़म्स हैं उनके साथ बात करने की हमारी मजबूरी इसलिए बन गई है कि इस्लाम मुकम्मल तौर पर आपको वो तसव्वुर देता है जिसमें इलाहियात भी है और जिसमें अखलाकियात भी है, वरना इससे ऊपर निकलकर इज्तिमाइयत और समाजियात के, सियासत के और जो हैं वो मुआशरत के जो मसाइल हैं उसमें इस्लाम को अगर रख के देखा जाए, इस्लाम के साथ आपको पीछे पलट कर देखेंगे कोई इज़्म नजर ही नहीं आएगा। तो ये चीज इसलिए बहुत शुक्रिया आमिर भाई, और जबरदस्त जवाब। सैम स्टनन भाई के लिए भी मैं चाहूंगी कि ऑडियंस जो है वो पोल करे, क्योंकि मेरे जहन में भी 2 जवाब आ रहे हैं और वो 2 जवाब मैं नहीं बताऊंगी। सैम भाई का फेवरेट टॉपिक क्या लगता है इनकी स्ट्रीम से आप लोगों को, और जरूर लिखिए सैम भाई को किस टॉपिक पे। मैं भी वोट देना चाहता हूँ क्योंकि मैं ऊपर हूँ, तो मैं आवाज से वोट देना चाहता हूँ। इससे पहले सैम भाई, मेरी राय में, गालिब राय में सैम भाई का जो फेवरेट डोमेन है ना वो क्रिश्चियनिटी है। ये मेरी राय है, बाकी सैम भाई बताएं। जवाब महफूज कर लेते हैं। सही बोल दिया, सही पकड़ा, सही पकड़े। ये जबरदस्त। अच्छा, वैसे जवाब जो अब तक जो आया ना, देखें आप हजरात की वजह से ना हिंदुओं को बेचारों को बड़ी रंजीदगी होगी कि यार हमें कोई घास नहीं डाल रहा है। ये नाइंसाफी है। ये अब एकदम फौरन #जस्टिस फॉर हिंदूज ये चलने लगेगा। मेरा कुछ ऐसा है, मेरा कुछ ऐसा हिसाब है कि कुछ साल को मेरी फेवरेट टॉपिक्स बदलते गई है। पहले कुछ और था, फिर उसके बाद क्रिश्चियनिटी आई, फिर उसके बाद बहुत तो इसका मतलब तो आप इवॉल्व कर रहे हैं। जी। फिर एग्नोस्टिक, एथिस्ट, फिर उसके बाद अभी हिंदुइज्म। तो वैसे तो मेरी बेस फेवरेट सब्जेक्ट जो है मेरा क्रिश्चियनिटी है, क्योंकि ये क्रिश्चियन ही था जो मुझे ट्रिगर कर इस्लाम की तरफ रुजू किया है। तो क्रिश्चियनिटी माशाल्लाह। अच्छा, वैसे हमने कभी सैम भाई से पूछा नहीं है कि ये सैम भाई ने ये मिशन कैसे स्टार्ट किया, क्योंकि ये तो माशाल्लाह काफी अरसे से पहले से ही काम कर रहे थे और अकेले कर रहे थे। तो सैम भाई, आपका अपना जो है ना वो एक छोटा सा इंटरव्यू जो है वो मेरे साथ आपने रखवाना है। आपके साथ एक मेरा प्रोग्राम, अब क्योंकि मैं बाकायदा आ गई हूँ, तो सैम भाई से जानेंगे कि क्या चीज इनको, किस वाक्य ने इस मिशन की तरफ लेके आया और उनको किस चीज ने इंस्पायर किया। क्रिश्चियनिटी ही क्यों सैम भाई, और इस वक्त आपको क्या महसूस होता है कि इस वक्त क्रिश्चियनिटी पे काम कर रहे हैं, हिंदुइज्म पे भी कर रहे हैं, एक्स मुस्लिम पे कर रहे हैं, इस वक्त आपको क्या लगता है कि किस चीज की ज्यादा जरूरत है अदर देन आपके फेवरेट टॉपिक के? जी देखिए, इस टाइम पे मुझे लगा कि हिंदुइज्म के ऊपर बात करना जरूरी है, क्योंकि हिंदुइज्म के ऊपर बड़े ही कम बोलने वाले हैं, जानकारी रखने वाले इंडिया में खास करके बहुत कम है। तो मेरा ध्यान वहां से क्रिश्चियनिटी से हटकर यहाँ पर इसी वजह से आया कि भाई इसके ऊपर भी वर्क करना चाहिए, क्योंकि हम जहाँ रह रहे हैं वहां पर मेजोरिटी हिंदू है। अगर हम इनको पैगाम नहीं पहुंचाएंगे या फिर हम इनकी किताबें नहीं पढ़ेंगे तो हम इनको जवाब दे नहीं पाएंगे। तो इसी वजह से बस मेरा रुझान यहाँ से हुआ कि भाई हिंदुइज्म भी पढ़ा जाए। तब मैं जब हिंदुइज्म पढ़ रहा था और लोगों को सुन रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि ये हिंदुइज्म से और कुछ ज्यादा ही है। ये मतलब एक इस्लाम के खिलाफ इतनी बड़ी मुहिम है, या फिर इस्लामोफोब इंडिया में सबसे ज्यादा है दुनिया में, मुझे ऐसा लगने लगा। तो फिर मैं तो ठान ही लिया फिर कि भाई हिंदुइज्म की किताब खोला जाए और हमारे हिंदू भाइयों से डिस्कस किया जाए कि भाई जिस तरह से आप हमें सवाल करते हैं, आप जवाब दीजिए हमें कि आपकी किताब भी खुली है। बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त हो गया। और इससे पहले कि आप आगे बढ़े, मैं बता देता हूँ, ये बड़ी अंडरस्टूड, चूंकि ईमान यूनियन के लिए तो बड़ी अंडरस्टूड सी बात है कि ऑब्वियसली हमारे ईमान यूनियन के जितने मेंबर हैं, मुफ्ती साहब कैसे भाई, सैम भाई, इस्लामिक अवेकनिंग, सारे हम लोग उस फील्ड के अंदर जो मुफ्ती साहब तो माशाल्लाह एक अरसे से हैं, मगर जो एक असेंबल हुई चीज, उसको जिस चीज ने असेंबल किया, अल्लाह के फजल और दुनिया के असबाब को देखते हुए, ये चीजों को सामने रखते हुए, ये क्रेडिट एक्स मुस्लिम को जाता है। हिंदुइज्म की तरफ तवज्जो करवाने वाले, ये वेरी अंडरस्टूड, सो ऑब्वियस, रिटन ऑन द वॉल, ओपन सीक्रेट, ये कोई कॉन्फिडेंशियल फाइल नहीं है, ओपन सीक्रेट है, खुलकर कहा हुआ है कि हम हिंदुइज्म की तरफ तवज्जो कराने वाले ओनली एक्स मुस्लिम्स हैं, क्रेडिट उनको जाता है, सीधी बात। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और मैं इसकी मिसाल हूँ कि जब मैंने स्टार्टिंग में काम स्टार्ट किया तो मुझे इनका पता, मतलब मुझे इनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। उसके बाद मैं आपके ईमान यूनियन में भी जब ज्वाइन हुई थी तो मुझे यही था कि औरतों की
की डोमेन को, उनके मसाइल को, फेमिनिज्म को, औरतों के जो भी प्रॉब्लम्स फेस करें, मैं उनको जो है वो एड्रेस करूंगी। लेकिन जब मैंने ये देखा कि इस वक्त तो सबसे ज्यादा जो फंडिंग हो रही है, कि एक तो होता है खुल के दुश्मन होता है, एक होता है जो किसी और को जी चूटियां काट होता है कि जाओ जाओ लड़ो, तुम लड़ो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। तो ये ज्यादा खतरनाक होता है। और मुझे ऐसा ही लगा कि जैसे सनातन धर्म के मानने वाले इतने मुसलमानों के खिलाफ हो गए कि वो खुलकर लड़ तो नहीं रहे, सामने तो आ नहीं रहे, लेकिन वो किसी और को प्रोवोक करके, फंडिंग करके, उनको सपोर्ट करके हमारे पीछे छोड़े और खुद चुप करके बैठे कि वी आर वेरी पीस लविंग और हम लोग तो बड़ी पीसफुल कम्युनिटी हैं, हम किसी को कुछ नहीं कहते। लेकिन असल में तो ये लोग ही थे जो इतने सारे लोगों को हमारे खिलाफ उभार रहे थे। तो मैं भी ये क्रेडिट दूंगी कि जो भी मेरा जो काम जो अब मैं जिसमें इंटरेस्ट ले रही हूँ, और मुझे लगता है कि इसमें इतना टॉपिक है और इतना मवाद है जिसपे मैं अगर साल 2 साल 3 साल भी काम करूँ तो ये कम नहीं होने वाला। तो मेरा फेवरेट टॉपिक जो है वो टुन्नीइज्म है और हिंदुइज्म है, यानी कि इनको, क्योंकि ये लोग दिन रात औरतों को, जो इनकी एक्स मुस्लिम सनातनी बन गई हैं, उनको ये लोग कुरान खोल के बिठा देती हैं कि जी आप लोग इसमें से निकालें कि औरतों के क्या हुकूक इस्लाम नहीं देता और ये नहीं करता, वो नहीं करता। तो मैंने अब ये ठान लिया है कि जब तक ये औरतें, क्योंकि अब जो मुझे पता चला है कि इनकी जो सबसे बड़ी कार्यकर्ता है मिस पीपी जो है, उन्होंने तो रुजू कर लिया है। उन्होंने अपनी एक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अब दिल नहीं करता कि मैं इस्लाम पर बात करूं, इसलिए अब मैं जो हूं वो नॉर्मल गपशप करूंगी और मैं नॉर्मल बातें करूंगी। एक दूसरी जो इनकी महिला है वो गाने गाने पे लग गई हैं। एक ने जो है वो स्ट्रीम इस्लाम पे करना बिल्कुल बंद कर दिया, वो जी वो मोटिवेशनल स्पीकर बन गई हैं। तो जब हमने इन पर बात की है और इनके एक्सपोज किया कि तुम जिस मजहब को एक्सेप्ट करके बैठी हो इस्लाम को छोड़ के, उसमें ये सारी चीजें, तो अब इनके पास जवाब नहीं है, तो इन्होंने हाथ खड़े कर लिए। तो जब तक इनकी एक एक सनातनी महिला ने इस्लाम पर बात करना बंद नहीं की और झूठ बोलना बंद नहीं किया, तब तक मैं टुनिज्म पे काम करती रहूंगी और एक्सपोज करती रहूंगी। सो माय फेवरेट टॉपिक इज माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी ये सिस्टर मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ हमारे सनातनी भाइयों को कि देखिए, आप जितना भी चाहे एक्स मुस्लिम को सपोर्ट कर लीजिए, फिलहाल अभी उनके पास टॉपिक्स बचे नहीं, खत्म हो चुके हैं। वो इंडिया, पाकिस्तान, इंडियन आर्मी, मुसलमान, इंसानियत तक यही करते बैठे, इस्लाम के ऊपर टॉपिक्स खत्म हो गए। यहाँ पर नुकसान आपका होने वाला है। अगर मैं चाहूँ या अगर कोई मुसलमान चाहे तो हिंदुइज्म के ऊपर 20 साल स्ट्रीम्स कर सकता है, हफ्ते में एक बार कर। इतने टॉपिक्स है हिंदुइज्म पर, कभी खत्म ना हो। तो आप प्लीज सोचिए इसके ऊपर, क्योंकि नुकसान आपको होने वाला है। अगर आप नहीं रुकेंगे तो हम तो रुकेंगे नहीं बिल्कुल। वो आमिर भाई कहते हैं ना, छेद है, हमने तो कहा था छेद है। जी आमिर भाई, मैं ये कहने लगा था, मुफ्ती साहब भी मौजूद हैं, सैम भाई भी मौजूद हैं, आप भी मौजूद हैं और पब्लिक भी मौजूद है। और कैसा हसीन इत्तेफाक है कि मुसलमानों की टॉपिक्स और डोमेन और उनकी जिसे कहते हैं वर्सेटाइल और डाइवर्सिटी, उनकी बास्केट की चेक करें कि हमारे फेवरेट टॉपिक्स में कैटेगरीज क्या हैं। मैं टेबल पर हाथ मारकर कहता हूं, एक्स मुस्लिम अपने फेवरेट टॉपिक खोले, इस्लाम के अलावा निकलने कुछ नहीं। ओहो, जबरदस्त पॉइंट है। क्या पॉइंट है? ये है इस्लाम कि हम कुफर को, तागूत को बिल जुमला जमीअन अल्लाह के हुक्म से ललकारते हैं। और तुम्हारे पल्ले क्या है? सब के सब एक ही बास्केट में चूं का मुरब्बा, एक चूरन लेके फिर रहे हैं, इस्लाम की तौहीन और उस पर झूठ बकना। क्या है पल्ले तुम्हारे? दिवालिया, ना नजरिया, न तनकीद, न तकाबुल, न तजजिया, न कोई तकल्लुम, न कोई तखातुब, न कोई तनकीद, कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि बस कॉपी पेस्ट प्रेजेंटेशंस आ गई और उनको पकड़ के जनाब छोड़ना शुरू कर दिया। हवाले भी चेक नहीं किए कि जो लिखा है वो है भी है कि नहीं। यही जलालत है तुम लोगों की, तुम्हारे नसीब में लिख दी गई है। अब ये खुद भी थक गए, उसी टॉपिक पे करते ना, खुद ही हंसने लगते हैं। मैं उस दिन एक स्ट्रीम देख रही थी, स्लेवरी का टॉपिक निकाल के तो खुद ही कहता है छोड़ो यार, बहुत दफा बात की है। अच्छा, ये जो आपने भी बताया ना कि ये कॉपी पेस्ट इनके पास जो प्रेजेंटेशन आती हैं, तो वो शायद पिछले हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते मेरी स्ट्रीम में आसिम इफ्तिखार साहब ने वो एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था, शायद आप थे या नहीं, जहन में नहीं रहा आमिर भाई। तो वो एक इस्लाम पर वो किसी की फ़िक़ही इबारत का कोई हवाला दे रहे थे। उसमें यह था कि अगर मसला तो ऐसा ही है कि अगर कोई शख्स किसी जानवर के साथ ज़बरदस्ती करे तो उसमें लिखा हुआ था कि फला हद्द अलैहि व युअज़्ज़रु, तो उसके ऊपर कोई हद जारी नहीं होगी
और उसकी ताजीम की जाएगी। वो युअज़्ज़रू का तर्जुमा था कि उसकी इज्जत की जाएगी, हालांकि युअज़्ज़रू का मतलब है ताजीर, ताजीर यानी उसकी यानी गैर हद के अलावा जो दूसरी सजाएं वो दी जाएंगी उसको, तो उसका तर्जुमा ही बदल दिया। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये है सीखते, ये इन लोगों का इल्मी मेयार है। और वो जो वला हद्दा भी हजरत कहा जा रहा है, आप तस्दीक कर दीजिएगा, वो नसे कतई के तनाजुर में कहा जा रहा है कि हम उसको जो ताजीर देंगे, हद नहीं, क्योंकि हद शरीयत मुकर्रर करती है और ताजीर वक्त के मुताबिक अपडेट होती है। बिल्कुल, ये पॉइंट ये पकड़ के जी कि शायद शरीयत में उसकी कोई सजा ही नहीं है। क्या ये लोग हैं? ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि रेप के ताल्लुक से ये कहा जाता है कि भाई रेप की सजा नहीं है इस्लाम में। ऐसा नहीं है, रेप की सजा ताजीर है, हद नहीं है। तो और ताजीर जो है वो सख्त से सख्त हो सकती है, सजाए मौत भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है ताजीरन। बेशक, बेशक कैपिटल पनिशमेंट हो सकती है ताजीर।